बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 9 में खुशामदीद। आज हम चैप्टर 1 का टॉपिक पढ़ेंगे, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने से पहले हमें ये समझना है कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते किसे हैं। तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करते हैं हियरार्की ऑफ कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स एंड सिस्टम्स, कि जो कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं, बड़ी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं, उन बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स की या लाइफ से रिलेटेड बड़े सिस्टम्स की हियरार्की कैसे होती है। हियरार्की का मतलब है दर्जाबंदी कैसे होती है, कि किस तरह छोटी छोटी चीज़ें एक दूसरे के साथ मिलती हैं और उनसे मिलकर कोई बड़ी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स या कोई बड़ा बायोलॉजिकल सिस्टम कैसे बनता है। इसको नाम देते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का। तो हमारी बुक में बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है सब एटॉमिक पार्टिकल से लेकर ऑर्गेनिज्म तक। तो ये टोटल 8 लेवल बनते हैं। इन 8 लेवल्स के हमने 2 पार्ट्स बनाए हैं। आज हम पहले 4 लेवल्स यानी सेल तक पढ़ेंगे कि सेल कैसे बनता है, और फिर टिश्यू से आगे ऑर्गेनिज्म तक हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और उस लेक्चर का जो डिस्क्रिप्शन लिंक है वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसके पार्ट 1 में हम शुरू करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड एटम से। तो पहला लेवल हमारे पास है सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड लेवल्स। तो इस पहले लेवल के भी हमने 3 हिस्से बनाए हैं। पहले हिस्सा ए, इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, फिर दूसरा हिस्सा एटम और तीसरा हिस्सा एलिमेंट। तो सब एटॉमिक पार्टिकल से मुराद है ऐसे पार्टिकल्स कि जो एटम के अंदर हों और एटम से छोटे हों। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे पास 3 हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन पर चार्ज होता है नेगेटिव, और एक एटम में ये मौजूद होते हैं शेल्स में। दूसरे जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो हैं प्रोटॉन्स। इन पर चार्ज होता है पॉजिटिव, और ये मौजूद होते हैं एक एटम के न्यूक्लियस में। तीसरी जो टाइप है सब एटॉमिक पार्टिकल्स की वो है न्यूट्रॉन्स। इन पर चार्ज कोई भी नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं और ये भी मौजूद होते हैं न्यूक्लियस में। अब दूसरे नंबर पे यहाँ एटम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल जो ऊपर हमने लिखे हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये सब आपस में मिलते हैं तो इनके मिलने से बनता है एटम। और फिर एक जैसे एटम जब आपस में मिलते हैं तो एक जैसे एटम से बनते हैं एलिमेंट्स। एक जैसे एटम से बनते हैं एलिमेंट्स। अब टोटल एलिमेंट्स हमारे पास 123 हैं, लेकिन चूंकि हम यहाँ पर बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, इसलिए हम सिर्फ उन एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे जो लाइफ बनाते हैं, जिनसे एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनती है। तो उन एलिमेंट्स को नाम देते हैं बायो एलिमेंट्स, और बायो एलिमेंट्स हैं 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जो एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाते हैं। अब उन 16 एलिमेंट्स में 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बनाते हैं 99% ऑफ प्रोटोप्लाज्म, और बाकी 10 एलिमेंट ऐसे हैं जो बनाते हैं ओनली 1% ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो जो 6 एलिमेंट 99% बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म का, उनको याद करने की एक ट्रिक है कि उर्दू में एक जुमला है, वो याद करना है, उसका हाथ नहीं काम पे। सबसे पहले जो उस है ये शो करता है ऑक्सीजन को। इसके बाद दूसरे नंबर पे का से कार्बन, फिर हाथ से बनेगा हाइड्रोजन, और उसके बाद नहीं से बनेगा नाइट्रोजन, काम से बनेगा कैल्शियम, और पे से बनेगा फास्फोरस। तो जो 6 एलिमेंट्स 99% ऑफ प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं वो हैं ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। इसके बाद जो 10 एलिमेंट्स बनाते हैं 1% ऑफ प्रोटोप्लाज्म, उनको याद करने के लिए 2 जुमले हैं। पहला जुमला है कामरान से कलर न मांग, कामरान से कलर न मांग।
कामरान से बनेगा पोटाशियम, सिंबल के है। फिर से बनेगा सल्फर, फिर कलर से बनता है क्लोरीन, ना सोडियम, और मान से बनता है मैग्नीशियम। तो 5 एलिमेंट हो गए पहले जुमले में। अब दूसरा जुमला हमारे पास है फजूल कामों में जरूर ईजाज। फजूल आयरन, कामों से बनेगा कापर, फिर में से बनेगा मैग्नीज, जरूर से बनेगा जिंक, और ईजाज से बनेगा आयोडीन। ईजाज कहते हैं मुख्तसर करने को या इख्तिसार को। तो ये 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जो बनाते हैं एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी। इनमें 6 एलिमेंट बनाते हैं 99% ऑफ प्रोटोप्लाज्म, और 10 एलिमेंट बनाते हैं 1% ऑफ प्रोटोप्लाज्म, और इन 16 को मिलाकर इन्हें नाम देते हैं बायो एलिमेंट्स का। तो ये हमारे पास बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का पहला लेवल है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड एटम्स आर एलिमेंट्स। अब दूसरा लेवल हमारे पास है मॉलिक्यूल्स का। वैसे हम मॉलिक्यूल को डिफाइन करते आते हैं, मुख्तलिफ तरीकों से डिफाइन किया है मॉलिक्यूल को, लेकिन ये बात मुसल्लम है कि कम्बिनेशन ऑफ एटम्स थ्रू बॉन्ड्स, कि जब बॉन्ड्स के जरिए से एटम्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो उनके मिलने से मॉलिक्यूल्स बनते हैं। बॉन्ड्स के जरिए से जब एटम्स आपस में मिले तो उनके मिलने से बनते हैं मॉलिक्यूल्स। अब देखें, एटम्स होते हैं एलिमेंट्स में। एलिमेंट्स टोटल हमारे पास हैं 123। उन 123 में सिर्फ 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका ताल्लुक एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के साथ है। तो अगर उन 16 एलिमेंट्स के अंदर मौजूद एटम्स एक दूसरे के साथ मिले, बायो एलिमेंट्स के एटम्स अगर आपस में मिले, तो उनके मिलने से जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उन मॉलिक्यूल्स को नाम देते हैं बायो मॉलिक्यूल्स। बायो मॉलिक्यूल्स का मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका ताल्लुक लाइफ के साथ हो, या ऐसे मॉलिक्यूल्स जो बायो एलिमेंट्स के अंदर मौजूद एटम से बने, उन मॉलिक्यूल्स को नाम देते हैं बायो मॉलिक्यूल्स। फिर जो बायो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनकी भी आगे 2 कैटेगरीज, 2 टाइप्स हैं। उनमें पहली टाइप जो है उन्हें कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो का मतलब छोटा, छोटे मॉलिक्यूल्स, और दूसरा है मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो बड़े मॉलिक्यूल्स। अब माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स, इनमें फर्क क्या है कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स ऐसे बायो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम हो, जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम हो, जिनका लो मॉलिक्यूलर वेट हो, वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और मैक्रो मॉलिक्यूल्स उनको कहते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई हो। अब हाई और लो का यहाँ पर क्या मतलब है? देखें, मैक्रो मॉलिक्यूल्स का भी वेट कम होता है और माइक्रो मॉलिक्यूल्स का वेट भी कम होता है, लेकिन यहाँ पर लो मॉलिक्यूलर वेट और हाई मॉलिक्यूलर वेट, इन दोनों को आपस में कंपेयर करके बताया गया है कि अगर इनको कंपेयर करें तो कंपैरिजन में जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स जिनको नाम दिया गया है उनके मॉलिक्यूलर वेट कम निकलते हैं, और उसके मुकाबले में जिनको मैक्रो मॉलिक्यूल्स का नाम दिया गया है उनके मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा निकलते हैं। तो लो मॉलिक्यूलर वेट वाले माइक्रो मॉलिक्यूल्स और हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब माइक्रो मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स यहाँ पर हैं अमाइनो एसिड्स, और इसी के मुकाबले में मैक्रो मॉलिक्यूल की एग्जांपल है प्रोटीन। अब अमाइनो एसिड माइक्रो मॉलिक्यूल और प्रोटीन मैक्रो मॉलिक्यूल ये क्यों है? इसलिए कि बहुत ज़्यादा अमाइनो एसिड्स जब आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से प्रोटीन्स बनते हैं। तो लाजमी बात है अमाइनो एसिड्स का मॉलिक्यूलर वेट कम होगा और प्रोटीन्स का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा। इसके बाद माइक्रो मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल बी में यहाँ पर लिखा हुआ है ग्लूकोज। ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है, और मोनोसेकेराइड्स जब आपस में मिलते हैं तो उनके बहुत ज़्यादा मोनोसेकेराइड्स मिलने से कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। सो ग्लूकोज इज माइक्रो मॉलिक्यूल एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स। या यूं भी कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जाकर पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, और वो भी सेल के अंदर मौजूद होते हैं या एक लिविंग बॉडी में मौजूद होते हैं। फिर तीसरे नंबर पे माइक्रो मॉलिक्यूल की एग्जांपल है फैटी एसिड।
अब ये फैटी एसिड एक और मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल के साथ मिले तो उसके साथ मिलकर ये लिपिड बनाते हैं। इसका मतलब यह है कि फैटी एसिड आर माइक्रो मॉलिक्यूल्स विद लो मॉलिक्यूलर वेट्स एंड लिपिड्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स विद हाई मॉलिक्यूलर वेट्स। अब माइक्रो मॉलिक्यूल्स सिर्फ ये नहीं है और मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी सिर्फ ये नहीं है। ये सिर्फ एग्जांपल्स के तौर पर 3 माइक्रो मॉलिक्यूल्स और 3 मैक्रो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर लिखे गए हैं। फिर तीसरा लेवल हमारे पास है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनेल्स या ऑर्गेनेलीज का। तो इसमें सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि ऑर्गेनेलीज बनती किससे है, फिर हम ये पढ़ेंगे कि ऑर्गेनेलीज होती क्या है। तो ऑर्गेनेलीज की कंपोजिशन कैसे होती है कि कॉम्बिनेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स इन ए स्पेसिफिक मैनर, कि यहाँ पर जो हमने बायोमॉलिक्यूल्स पढ़े हैं, ये बायोमॉलिक्यूल्स जब एक खास तरतीब से आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से जो चीज बनती है उन्हें नाम देते हैं ऑर्गेनेलीज का। अब ऑर्गेनेलीज की कंपोजिशन तो हो गई, अब थोड़ा सा ये देखते हैं कि ऑर्गेनेलीज होती क्या है। तो ऑर्गेनेलीज को डिफाइन करते हैं सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स, कि सेल के अंदर मौजूद स्ट्रक्चर्स या सेल के अंदर मौजूद सेल से छोटी स्ट्रक्चर्स के उन स्ट्रक्चर्स के अपने एक या ज्यादा मखसूस काम हो। सेल के अंदर मौजूद ऐसी स्ट्रक्चर्स के जिनका एक या एक से ज्यादा मखसूस काम हो, जिस तरह किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक ऑर्गन का काम होता है, बिल्कुल उसी तरह एक ऑर्गेनिज्म के सेल में ऑर्गेनेलीज के भी काम होते हैं। तो ये ऐसे सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं कि जिनके एक सेल के अंदर अपने मखसूस काम होते हैं। अब इनके एग्जांपल यहाँ पर 2 एग्जांपल्स लिखे हैं। फर्स्ट एग्जांपल है राइबोसोम। अब चूंकि हमने यहाँ ये पढ़ा था कि ऑर्गेनेलीज बायोमॉलिक्यूल से बनते हैं और इनके मखसूस काम होते हैं, तो हम इन एग्जांपल्स में ये लिखेंगे कि ऑर्गेनेलीज कौन सी बायोमॉलिक्यूल से बनती हैं और बायोमॉलिक्यूल से बनने के बाद उनके मखसूस काम कौन से होते हैं। देखिए, राइबोसोम एक ऑर्गेनेली है और ये बनी हुई है 2 चीज़ों से। उनमें एक है न्यूक्लिक एसिड और दूसरा प्रोटीन। तो न्यूक्लिक एसिड भी बायोमॉलिक्यूल और प्रोटीन भी बायोमॉलिक्यूल। तो राइबोसोम इन बायोमॉलिक्यूल से बनी होती है। अब इसका अपना मखसूस काम क्या है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद देती है। सेल के अंदर प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के अंदर, उस काम के अंदर राइबोसोम का बहुत बड़ा रोल होता है। फिर दूसरी ऑर्गेनेली यहाँ पर एग्जांपल में लिखी हुई है गोल्जी बॉडीज। तो गोल्जी बॉडीज ये बनी होती हैं लिपिड्स और प्रोटीन से। अब मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स में या मुख्तलिफ सेल्स के अंदर लिपिड्स और प्रोटीन्स की टाइप्स और क्वांटिटीज मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन ये बनी होती हैं लिपिड्स और प्रोटीन से। तो लिपिड्स भी बायोमॉलिक्यूल और प्रोटीन भी बायोमॉलिक्यूल। अब आगे इसका काम क्या है कि ये एंजाइम फॉर्मेशन में मदद देती है, एंजाइम बनाने में मदद देती है। और दूसरा इसका काम ये है कि ये प्रोटीन्स को भी स्टोर करती है। गोल्जी बॉडीज एंजाइम फॉर्मेशन में भी मुआविन है और साथ में प्रोटीन्स को भी स्टोर करती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, एग्जांपल के तौर पर यहाँ सिर्फ 2 लिखे गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेवल है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, सेल। तो सेल में भी सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि सेल बने किससे होते हैं और फिर दूसरे नंबर में ये डिस्कस करेंगे कि सेल्स होते क्या है। तो देखिए, सेल से छोटा लेवल है ऑर्गेनेलीज का। तो वाज़ेह सी बात है कि सेल बने होंगे ऑर्गेनेलीज से। तो ऑर्गेनेलीज सच इज राइबोसोम, सेंट्रियोल्स, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, न्यूक्लियस वगैरह वगैरह और भी ऑर्गेनेलीज होती है। तो ये ऑर्गेनेलीज जब आपस में मिलती हैं तो उनके मिलने से एक सेल बनता है। अब सेल होता क्या है, तो सेल के बारे में ये बात याद रखने की है कि सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि ये एक ऑर्गेनिज्म की बुनियादी यूनिट है। अब बुनियादी कौन सी यूनिट है कि ये स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और ये फंक्शनल यूनिट भी है। अब इनका मतलब क्या है
मतलब ये है कि एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर किसी भी ऑर्गन की कोई भी स्ट्रक्चर है तो वो स्ट्रक्चर उस ऑर्गन के अंदर मौजूद सेल्स की वजह से है, या किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के किसी भी पार्ट का कोई भी काम है तो वो काम उस पार्ट के अंदर मौजूद सेल्स की वजह से है। इसलिए सेल को नाम देते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब देखिए यहाँ पर सेल की तादाद की बुनियाद पर, या यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम सेल तक आएंगे तो यहाँ पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि सेल की बुनियाद पर ऑर्गेनिज्म, सेल की तादाद की बुनियाद पर ऑर्गेनिज्म की बनाई गई है दो टाइप्स। जिन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में एक सेल होता है या जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल से बनी होती है उनको नाम देते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और जिन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी ज्यादा सेल से बनी होती है उन ऑर्गेनिजम्स को नाम देते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम सेल से आगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 10 में पढ़ेंगे। और उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।